तो ऑसिलेशन इस चैप्टर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे करके एक एक आर्टिकल को बिल्कुल इत्मीनान से समझते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब तक के पूरे डिस्कशन में हमने मानो ऐसे ऑसिलेशन से रिलेटेड जो बेसिक्स थे उसे कवर कर लिया कि डेफिनेशन क्या होगी ऑसिलेशन की, एसएचएम किसे कहेंगे, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की कैलकुलेशंस कैसी होंगी, फोर्स की इक्वेशन कैसी बनेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी बनेगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा। मोर ओवर जो लास्ट 2 लेक्चर्स थे उसमें हमने एनर्जी से रिलेटेड भी कुछ कैलकुलेशंस को पूरे किए। अब जो चैप्टर में आगे चीजें आने वाली हैं ये ऑसिलेशन के कुछ एप्लीकेशंस पर आएगी, कुछ सिस्टम्स हम डिस्कस करेंगे, ऑसिलेटरी सिस्टम खास जिसे हमें कहना चाहिए। ओके, वन बाय वन एक एक करके आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो सबसे पहली सिस्टम हम लोग डिस्कशन में लाने वाले हैं वो है स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। सबसे बेसिक सिस्टम जिसे हम कहते हैं। ऑसिलेशन ये वर्ड सुनते ही हमारे जहन में स्प्रिंग का एक पिक्चर इमेजिनेशन आ जाती है ऐसे। इसके बाद फिर हम सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे, उसके बाद फिजिकल पेंडुलम, फिर उसके बाद लास्ट में डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऐसे करते हुए ऑसिलेटरी सिस्टम के जो प्रॉपर एप्लीकेशंस हैं, प्रॉपर टाइप्स हैं, जो प्रॉपर वैरायटीज हैं, उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए जो मैं शुरू करने जा रहा हूं वो है स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। बड़ा ही सिंपल सा, बिल्कुल बेसिक सा, आसान सा आर्टिकल है। आज की क्लास में इससे रिलेटेड कुछ फंडामेंटल्स मैं आपको बताऊंगा, बहुत बेसिक बेसिक बातें। फिर इसमें जो कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होंगी उन कैलकुलेशंस को मैं आपके सामने रखूंगा, और अराउंड 5 to 10 क्वेश्चंस भी हम इस पर आज डिस्कस करेंगे। इसमें समझना सिर्फ हमें ऐसा है कि हमारे पास एक ऐसी सिस्टम होगी जिसमें हम एक स्प्रिंग यूज करेंगे, ठीक है, जैसे कि ये, और इस पर हम एक मास अटैच करेंगे, ठीक है। लेट्स से कि ये जो मास है ये m है। जो स्प्रिंग मैं यहां पे यूज कर रहा हूं उस स्प्रिंग का अपना एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। उस स्प्रिंग की लेंथ पर, उस स्प्रिंग के मटेरियल पर भी हम कुछ हद तक कह सकते हैं, उस स्प्रिंग के डायमीटर वगैरह पर, उसकी स्प्रिंग के नंबर ऑफ टर्न्स पर एक कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, या हम कह सकते हैं फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट याद है आपको, बिल्कुल स्टार्ट में हमने, तो वो फोर्स कांस्टेंट होता है के। अब चलिए हमने क्या किया कि इस स्प्रिंग पर इस मास m को लगा के इसको धीरे से छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। तो हम क्या देखेंगे कि इस वेट की वजह से, इस मास की वजह से इस स्प्रिंग में थोड़ा सा एलोंगेशन आ जाएगा, थोड़ी सी ये स्प्रिंग खिंच जाएगी, और खींचते 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 एक पर्टिकुलर पोजीशन, एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन होने के बाद ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। इक्विलिब्रियम में जाने का मतलब ये है कि इस वेट का mg और स्प्रिंग में आने वाला x, करेक्ट है, यस। ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और पूरी तरीके से फोर्सेस जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग और ब्लॉक जो है ये इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। इन पर अब कोई नेट फोर्स नहीं है, ऊपर फोर्स नीचे फोर्स दोनों आपस में कैंसिल, ये सेट हो गया। इस इंस्टेंट ऑफ टाइम में या इस पोजीशन पर आने के बाद अगर हम इस ब्लॉक को हल्का सा डिस्टर्ब करें, हल्का सा इसमें डिस्टर्बेंस ले आए, सेटल हो गया था, आकर के सुकून से बैठ गया था, ऐसे समझ लो, इक्विलिब्रियम में आ गया था, इत्मीनान में था, हमने उसको हल्का सा डिस्टर्ब किया, थोड़ा सा हमने उस पर फोर्स लगाया, या थोड़ा सा मास को ऊपर करके टिल्ट करके छोड़ दिया, या थोड़ा सा मास को नीचे दबा दिया, ऐसा कुछ तो भी किया, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, फिर क्या होगा बताइए मुझे, बता सकते हैं कोई? यस। थोड़ा सा अगर मैं इसको डिस्टर्ब करके छोड़ दूं तो क्या ये अपनी जगह पर रुका रहेगा, या कुछ फिनोमिनल यहाँ पे कुछ हमको नजर आएगा? फेनोमेनन होगा। क्या होगा? हाँ सिंपल है, ये जिस किसी पोजीशन पर अब आ चुका है, मान लीजिए ये जिस किसी पोजीशन पर ये आ चुका है, इसको अगर मैं 0 ऐसे नंबर दे देता हूं, 0 की मार्किंग मैं यहाँ पे लगाता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट,
इस पोजीशन से अगर मैंने इसको कहीं भी डिस्टर्ब किया, ऊपर ले गया या नीचे ले गया और फिर छोड़ दिया, तो मैं देखूंगा कि ये वापस से जीरो पे आके सेटल नहीं होता है, बल्कि ये लगातार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऑसिलेटरी काइंड ऑफ मोशन परफॉर्म करने लगता है। करेक्ट है? यस 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 सर। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम कह सकते हैं ना बेटा कि यहाँ पे एक फोर्स एक्ट हो रहा होगा F, जिसकी डिस्क्रिप्शन हम लोग ऐसे देंगे, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेर एक्स कैन बी दैट एलोंगेशन जो आप इस जीरो पोजीशन को हटा के कहीं भी और लोगे, तो उस एलोंगेशन को हम यहाँ पे एक्स क्लेम करेंगे कि उसका फोर्स कांस्टेंट होगा, और ये जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा। करेक्ट है? यस इसी फोर्स को अगर हम चाहें तो ऐसे लिख लें, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एक्सेलरेशन को हम कंटिन्यू करते हैं कुछ ऐसे, के बाई एम इंटू एक्स। इसी एक्सेलरेशन को अगर हम चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में के बाई एम इंटू एक्स। इस इक्वेशन को अगर मैं बेटा रीअरेंज कर लेता हूं तो ये हो जाता है डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी का स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो, सॉरी प्लस के बाई एम एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब आपको ये थोड़ा धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा, ये क्या है? ये डिफरेंशियल एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बस एक स्प्रिंग मास सिस्टम को अगर आपने हल्का सा डिस्टर्ब किया, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको हटाया, तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स आने लगेगा। उस फोर्स को अगर आप आगे कैरी करते करते जाते हो, इक्वेशंस मॉडिफाई करते जाते हो, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है एसएचएम की। बहरहाल कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आप स्प्रिंग मास अरेंजमेंट को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा भी धक्का लगाओगे, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करोगे, थोड़ा सा भी हटाओगे, तो वो मास अपनी जगह पर से क्या करेगा? एसएचएम परफॉर्म करने लग जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब आपको याद होगा यहाँ पे ये जो टर्म है खास, ये के बाई एम, ओमेगा, वेरी गुड ओमेगा है। ये अगर हम बहुत ध्यान से लिखे ना तो ये ओमेगा स्क्वायर है बेटा, सिर्फ ओमेगा नहीं है, यस ओमेगा का स्क्वायर है। यानी कि हम चाहें तो लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट में के बाई। वेल, इट इज वेल नोन फैक्ट यहाँ पे कि ओमेगा कुछ और नहीं होता है बल्कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता है। तो हमें मोटा मोटा हिसाब किताब ये समझ में आया कि स्प्रिंग बिल्कुल सिंपल तरीके से ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगी एकदम परफेक्टली। अगर मैं कहूं तो वो एसएचएम परफॉर्म करने लग रही है वहां पे। अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बच्चों आपके सामने रखता हूं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, अगर ये सिस्टम इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है तो फिर इसका टाइम पीरियड क्या होगा? कितने टाइम में ये स्प्रिंग अपने एक ऑसिलेशन को पूरा कर सकता है? तो इसे सॉर्ट आउट करने का बहुत ही सिंपल सा और आसान सा तरीका है, आप यहाँ ओमेगा की ही हेल्प ले लें। इसी चीज को आप दोबारा लिख लें। आप ही बताएं मुझे कि हम इस ओमेगा को क्या लिखते हैं? 2 पाई बाई टी। ये हो गया 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा अंडर रूट में के बाई एम। तो इसे हल्का सा मॉडिफाई करने पर मुझे मिल रहा है टी इज इक्वल टू अंडर रूट में के। बस ये है आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ठीक, अब यहां मैं एक चीज बड़े ही जोर दे करके आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो मास है ना, यहां पर याद रखिए ये होना चाहिए मास इन ऑसिलेशन। जो मास उस वक्त ऑसिलेशन में मौजूद है वो, समझ आई बात? जैसे मिसाल के तौर पे मैं इस चीज को क्यों इतना हाईलाइट कर रहा हूं, इसे समझाने के लिए मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है और बेटा इस पे दो मासेस मैंने लगाए, ठीक है ना? एक मास मैंने लगाया m1 और एक मास मैंने लगाया m2 और इसको मैंने फ्री छोड़ दिया। अब जैसे ही बच्चों मैं इसको फ्री छोड़ूंगा तो क्या होगा? ये मासेस का वेट जो है ये नीचे एक्ट करने लगेगा, स्प्रिंग थोड़ी सी एलोंगेट हो जाएगी और स्प्रिंग एलोंगेट होकर के हम कहेंगे कि वो एक पर्टिकुलर लेवल पे आके सेट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। उस पोजीशन को हम क्या कहेंगे? x इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 0, जो बोलना है बोल दो आप। ठीक है, यानी कि हम इस पर्टिकुलर चीज को मीन पोजीशन का नाम दे देते हैं। यस करेक्ट। अब गौर से मेरे क्वेश्चन को सुनना, अगर मैंने अचानक से और धीरे से, ठीक है, स्लोली बट इमीडिएटली, इमीडिएटली तो नहीं कह सकते उसको, स्लोली बट सडनली m2 मास को निकाल दिया, कोई फोर्स नहीं लगाया मैंने, इसलिए मैं बोल रहा हूं धीरे से, कोई फोर्स नहीं लगाया, चुपचाप m2 मास को वहां से हटा दिया, क्या लगता है क्या होगा? एसएचएम होने लगेगा। शाबाश,
क्योंकि जिस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वो सिस्टम आ गई थी वहां से तुमने सडनली एक मास को कम कर दिया। अब जैसे ही तुमने वहां से मास को कम कर दिया तो वहां इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, स्प्रिंग वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो उसने उसको ऊपर खींचा। अब वो ऊपर खींचा तो ऊपर चलता जाएगा फिर नीचे, और एक बार ऐसा हो गया तो चालू। अब Yes. मुझे बताओ कि यहाँ इसका टाइम पीरियड में कैसे लिखूं, सोच समझ के बोलो। याद रखना मैंने m2 वहां हटाया है। Under root m1 by k. यस, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में m1 by k. m1 बाई के। शाबाश। m2 बाई के नहीं, कोई लेना देना नहीं है m2 का, m2 तो हट गया। इससे टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने कितना मास हटाया या कितना मास निकाला। तो फंडामेंटल बात बच्चों आप यहाँ पे क्या याद रखोगे कि जब भी आप स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड क्लेम करोगे और उसमें जब मास फैक्टर लिखोगे तो याद रखना ये वही मास होगा जो ऑसिलेशन में है। एडेड मास या निकाला हुआ मास नहीं होगा। जितना मास ऑसिलेट कर रहा है उस मास को यहां पर तुम टाइम पीरियड की फॉर्मूले में पुटअप करोगे। क्लियर है बात? Yes, sir. अब इमेजिन करो इसी प्रॉब्लम में मैंने क्या किया, एक तीसरा मास m3 यहां पे डाल दिया। इमेजिन करो m1 m2 सेट थे, मैंने तीसरा मास m3 डाल दिया। तो अब बताओ मैं टाइम पीरियड क्या लिखूंगा? जैसे मैं तीसरा मास डालूंगा तो झटका लगेगा, झटका लगने से ऑसिलेशन चालू हो जाएगा, और ऑसिलेशन चालू होगा तो टाइम पीरियड तो लिखना है। तो क्या लिखूं मैं? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में क्या m1 m2 m3 by k. m1 प्लस m2 प्लस m3। शाबाश। यहां सिर्फ m3 नहीं आएगा, याद रखिए। क्या ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है? Yes. जो भी टोटल मास ऑसिलेशन कर रहा है, जो भी टोटल मास ऑसिलेशन में है, उस टोटल मास को टाइम पीरियड के फॉर्मूले में लिखा जाएगा। क्या मेरी बात एकदम साफ साफ क्लियर हो गई बच्चों? Yes, sir. ओके। अब इसमें कई बार टाइम पीरियड के अलावा कई बार ना ऐसे भी पूछते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो मैं खास फ्रीक्वेंसी पर अलग से कोई बात करना जरूरी नहीं समझता। हम जानते हैं कि भाई अगर हम वाकई फ्रीक्वेंसी लिखना चाहते हैं 1/t. तो सिंपली हम इसे कर देंगे 1/t, यानी कि जरूरत पड़ने पर हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 1/2 पाई अंडर रूट में। जो भी है उल्टा पुल्टा करके लिख दो ना कि भाई हम Yes. करेक्ट है। जो भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला उल्टा पुल्टा कर दो, आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो पहला फंडा क्लियर हुआ, स्प्रिंग मास सिस्टम का पहली बात क्लियर हुई। Yes, sir. अब आते हैं बेटा दूसरी बात। कई बार क्या होता है कि जो स्प्रिंग हम यूज कर रहे होते हैं ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी सिस्टम बनाने के लिए, उस स्प्रिंग के मास को भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। आमतौर पर जो थियोरेटिकल वैल्यूज या हम यहाँ पे जो भी सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं, जो फॉर्मूले बना रहे हैं, उन फॉर्मूले बनाने में हम स्प्रिंग के मास को नेग्लेक्ट करते हैं। हम बोलते हैं भाई स्प्रिंग का कोई मास नहीं है, जो भी मास जिम्मेदार है यहाँ पे वो खाली ऑसिलेशन वाला मास है। ठीक है, स्प्रिंग के मास को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। बट प्रैक्टिकली सिस्टम अगर मैं बनाता हूं ऐसी, तो स्प्रिंग का भी तो अपना कुछ मास होगा, भले वो कुछ ग्राम्स में हो, होगा ना? Yes. स्प्रिंग मास। ठीक है, ऑसिलेटरी सिस्टम अगर मैंने ऐसी बनाई जिसमें मुझे स्प्रिंग के मास को भी कंसिडर करना है, तो फिर मैं टाइम पीरियड कैसे लिखूं? तो देखिए ध्यान से देखिए, मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं टाइम पीरियड कंसिडरिंग द मास ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो बेटा इसका फॉर्मूला बड़ा ही आसान है, सिंपल सा फॉर्मूला है। लेट मी पुट अप दैट फॉर्मूला। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, m डिवाइडेड बाई k, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने नोटिस किया? Yes. सिर्फ एक एडिशनल टर्म यहाँ पे आ जाएगा, मास ऑफ स्प्रिंग ms बाई 3। ठीक है, एक एडिशनल टर्म यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज मास ऑफ स्प्रिंग ms बाई 3। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? Yes. अब आइए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट ये है कि क्या होगा अगर हम स्प्रिंग्स को सीरीज में कनेक्ट कर लें। ठीक है, मतलब एक साथ मेरे पास बहुत सारे स्प्रिंग्स हैं और मैंने उनको सीरीज में जोड़ा। अब सीरीज में जोड़ने का मतलब ये कुछ ऐसा होता है, दिखाई देने में ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, हालांकि इसको कंसेप्चुअली हमें समझना है। तो सीरीज में जोड़ना मतलब ऐसे, जस्ट लाइक लेंथ बढ़ाते जाओ, उनकी लेंथ बढ़ाते जाओगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो फिर हम उसे कहेंगे कि भाई हमने इसको सीरीज में जोड़ा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है बच्चों? Yes, sir. अब सीरीज में जुड़ने का मतलब ये होता है
कि ये सिस्टम ज्यादा लूज हो जाएगी। लॉजिकली समझने की कोशिश करें, सिस्टम ना ज्यादा लूज हो जाएगी। जस्ट इमेजिन करें कि आपके पास ये ब्लॉक एक सिंगल स्प्रिंग पर कनेक्टेड है। यस सर। करें कि ऐसे 2 स्प्रिंग लगा के फिर आपने ब्लॉक लगाया, तो जब आप 2 स्प्रिंग लगाओगे तो ज्यादा लूज होगा। समझ रहे हैं? स्प्रिंग का अपोजिशन कम होगा। आप उस मास को ज्यादा एलोंगेट कर सकते हैं, आप उस मास को ज्यादा खींच सकते हैं, क्योंकि आपने एक के बाद 2-3 स्प्रिंग लगा दिया। अगर आपने 2-3 स्प्रिंग लगाए तो जारी बात है आप उसको ज्यादा खींच सकते हो। Yes. ज्यादा खींचे जाने का मतलब क्या है? ज्यादा कांस्टेंट कम हो गया, लूज सिस्टम, स्प्रिंग का कांस्टेंट कम हो गया। बेटा स्प्रिंग का कांस्टेंट अगर कम हो जाता है तो इसी से अंदाजा लगाइए कि के की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। Yes, जैसे sir. हमने स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट किया तो के की वैल्यू क्या होगी? Decrease. डिक्रीज होगी, के की वैल्यू कम होगी, क्योंकि के तो फोर्स का कांस्टेंट है, वो तो अपोजिशन कर रहा है, वो तो ये चीज डेवलप कर रहा है कि स्प्रिंग अपनी लेंथ चेंज ना करे। तो आपने अगर स्प्रिंग को सीरीज में लगा दिया, एक के बाद एक लगा दिया, तो आप उसमें ज्यादा चेंजेस करा सकते हो, आप उसमें ज्यादा एलोंगेशन डेवलप कर सकते हो। अगर आप उसमें ज्यादा एलोंगेशन डेवलप कर सकते हो तो इसका सीधा इंडिकेशन है कि के का वैल्यू क्या होगा? Decrease. डिक्रीज। तो ऐसी सूरत में नेट वैल्यू ऑफ के यानी कि के कनेक्टेड इन सीरीज बेटा ऐसे लिखा जा सकता है 1/k1 + 1/k2। मतलब ये कि अगर इन दोनों को हटा के मैं एक सिंगल स्प्रिंग इमेजिन कर लूं, ठीक है, तो उस स्प्रिंग के केएस को मुझे लिखना पड़ेगा केएस, 2 के बदले 1। उस केएस की वैल्यू ये होगी, बिल्कुल वैसे जैसे याद है रजिस्टर्स में भी हम टोटल वैल्यूज निकाला करते थे। यस यस। हाँ, तो बिल्कुल उसी अंदाज से अगर हम सीरीज कनेक्टेड स्प्रिंग्स की के वैल्यू निकालते हैं तो वो के वैल्यू ऐसी आएगी 1/k1 + 1/k2। जस्ट इमेजिन करिए कि ये k1 का वैल्यू के है, ये k2 का वैल्यू के है। सॉल्व करिए, क्या होगा? k + k/k। यस, 1/ks इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा 1/k + 1/k, तो 1/ks हो जाएगा 2/k। उल्टा करके लिखने के बाद पता चलेगा k/2। k/2। तो क्या हुआ, वैल्यू कम हुई क्या ज्यादा हुई? कम. जाहिर बात है ना, k/2 कम हो गई वैल्यू। तो सीरीज में कनेक्ट करने का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये याद रखना है कि इफेक्टिव वैल्यू के की Decrease होगी. डिक्रीज होती है। और एक लॉजिक वहां पर दिमाग में बिठाइए कि सिस्टम जब हल्की होगी, लूज होगी, ज्यादा ऑसिलेशंस मिलेंगे, सिस्टम आसानी से मूव कराई जा सकती है। अगर ये लॉजिक वहां बैठ रहा है तो याद रखना वो सीरीज है, ठीक है? याद रखना कि वो क्या है? Series. सीरीज। अब फिर दूसरा सवाल ये आएगा, ठीक है भाई चलो के कम हो गया, अच्छी बात है। अगला सवाल, टाइम पीरियड कैसे लिखें? तो आंसर सिंपल है, t = 2π में। m के साथ तो हमने कोई छेड़खानी नहीं की थी, k डिक्रीज m जैसा था वैसे। k के साथ हमने गड़बड़ कर दी, तो खाली k लिखने की बजाय हम क्या लिखेंगे? k सीरीज, k इफेक्टिव, k इफेक्टिव। अब यहाँ सीरीज है इसलिए इफेक्टिव को मैं खास ks ऐसे बोल रहा हूँ, Yes. ठीक? तो टाइम पीरियड का मामला ऐसे हो जाएगा, k की वैल्यू वहां से ks ऐसे लिखिए। अब चूंकि इफेक्टिव k कम हो रहा है, ध्यान से सुनना, और यहाँ ये डिनोमिनेटर में है, तो टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ेगा. बढ़ेगा, शाबाश। तो जब हम सिस्टम को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इफेक्टिव टाइम पीरियड क्या हो जाता है? Increase. इंक्रीज हो जाता है। अब एक क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में आता है, मैं इसे एज ए एग्जांपल बच्चों आपके सामने रखता हूं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, ये मास लगा दिया m, लेकिन इसका कांस्टेंट है k1, और हमारे पास एक दूसरी सिस्टम है, वैसा ही मास लगाया m, लेकिन इसका कांस्टेंट है k2। इस सिस्टम का करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड t1 है और इस सिस्टम का करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड t2 है, ठीक है? टाइम पीरियड तो अलग अलग होगा क्योंकि दोनों की k वैल्यू तो अलग अलग है, सही है? Yes. अब हुआ ये कि हमने इन दोनों स्प्रिंग्स को कर दिया कंबाइन, ये पहला, ये दूसरा, और वही मास दोबारा लगा दिया, ये k1, ये k2 और ये m। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई इसका टाइम पीरियड क्या है बताओ। अब हमसे सवाल ये किया जा रहा है, ठीक है? इंडिविजुअल टाइम पीरियड कितने कितने हैं इसके? t1 t2। लेकिन अब बोल रहा है अगर मैं कंबाइन कर दूं इनको तो फिर बताओ कि टोटल टाइम पीरियड क्या होगा? t1 + t2। नहीं, इतना आसान होता तो मैं पढ़ाता नहीं, है ना?
अब जरा सोचें कि पहले वाले का अगर मैं टाइम पीरियड लिखता हूं बेटा तो ऐसे लिखूंगा, 2 पाई अंडर रूट K1 M by K1। दूसरे वाले का टाइम पीरियड मैं ऐसे लिखूंगा 2 पाई अंडर रूट में M by। जरा सोचिए कि अगर मैं यहां से K1 लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, जस्ट इमेजिन करो। तो ये हो जाएगा बेटा 4 पाई M डिवाइडेड बाई T1 का स्क्वायर। क्या कहते हो? हाँ करेक्ट। और अगर मैं यहां से K2 लिखना चाहता हूं तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना, 4 पाई स्क्वायर सॉरी M डिवाइडेड बाई T2 square। आई होप अब इतनी मैच्योरिटी आ गई होगी कि जल्दी से रीअरेंजमेंट आप समझ पाए। Yes। सही गलत है? अब सोचो बेटा कि अगर सीरीज में K लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाएगा ना, 1/KS इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। करेक्ट है? यस सर। आप सोचो ये सीरीज वाले केस को मैं कैसे लिखूंगा इसी पैटर्न पर अगर मैं लिखना चाहता हूं तो अगर आप ध्यान देते हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा 4 पाई स्क्वायर M TS का स्क्वायर। Yes। बेटा ये T ऊपर चला जाएगा, इनवर्स में है। Yes sir। K1 कैसे लिखूंगा बताओ? T1 square by 4 4 pi पाई स्क्वायर M T1 स्क्वायर। और K2 कैसे लिखूंगा? 4 pi square M T2 square। T2 का स्क्वायर। सबको समझा ये मैंने क्या किया? यस सर। अब तुमको क्या लग रहा है इसमें ये सारा टर्म तो कांस्टेंट है, कॉमन है, क्या हो जाएगा इसका? कॉमन कैंसल। ये कॉमन कैंसिल, ये कॉमन कैंसिल, ये कॉमन कैंसिल, बचा क्या? Yes। वेरी गुड। TS स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, देयरफॉर TS इज इक्वल टू अंडर रूट में T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। तो याद रखना दो इंडिविजुअल स्प्रिंग्स के टाइम पीरियड T1 T2 हैं, अगर उनको सीरीज में जोड़ा जाता है तो इफेक्टिव टाइम पीरियड ये हो जाएगा रूट में T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। आई बात समझ में? Yes sir। अब ये कुछ बेसिक बातें आपको सीरीज के बारे में याद रखना था, जैसे कि K कम हो जाता है, इफेक्टिव टाइम पीरियड ऐसे लिखा जा सकता है, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, कॉम्बिनेशन में होने के बाद टाइम पीरियड इस तरीके से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन पैरेलल। स्प्रिंग्स को हमने जोड़ना है पैरेलल में। अब पैरेलल में जोड़ने का मतलब यहां पे लेंथ ऑफ द स्प्रिंग नहीं बढ़ेगी, याद रखिए। लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ना ये नहीं बढ़ेगी, ये ऐसे। बट इसका लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है? जस्ट इमेजिन करो अगर ऐसे बहुत सारे स्प्रिंग एक साथ आजू बाजू में लगा के तुमने मास लगाया तो उसको खींचना मुश्किल हो जाएगा ना। Yes। मतलब यहां पर सिस्टम लूज नहीं रहेगी, टाइट रहेगी, ज्यादा स्टिफ रहेगी, ज्यादा मजबूती से अटैच रहेगी। यहां की स्प्रिंग तो लूज हो चुकी होगी। स्प्रिंग लूज होने पर हमने क्या बोला? डिक्रीज। तो हम कमेंट कर रहे हैं कि सीरीज के केस में K का वैल्यू क्या हो जाता है? Decrease। तो यहां क्या कमेंट करना? इंक्रीज। इंक्रीज। अच्छा, इसका लॉजिकली पहचान क्या है कि ये पैरेलल में है? क्या पहचान है इसकी? Same mass। सेम आजू बाजू। यहाँ लॉजिकल पहचान बोल रहा हूं मैं, वो दिखने में क्या दिख रहा है वो सब नहीं। Length ज्यादा। लेंथ ज्यादा भी नहीं, लॉजिकल पहचान। मैंने अभी वीडियो रिकॉर्डिंग में जाके देखो, जोर दे के मैंने बोला इस बात को। लॉजिकली कैसे पहचानोगे कि ये सीरीज में? ये तो ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। आगे हमें ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे जहां हमें दिखेगा नहीं कि ये सीरीज में है क्या पैरेलल में, देखते ही नहीं समझ में आएगा। कुछ तुक्का लगाना पड़ेगा, कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा वहां पे कि हाँ ये सीरीज में दिख रहा है, ये सीरीज में है। तो उसकी पहचान क्या है? सीरीज में होने की क्या पहचान है? K वैल्यू डिक्रीज। ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब क्या? लूज। स्प्रिंग लूज। लूज अपीयर होगी, ऑसिलेशन आसानी से होंगे, एक्सटेंशन ज्यादा मिलेगा। सिस्टम लूज अपीयर होगी, स्टिफ अपीयर नहीं होगी। ब्लॉक को मूव कर, ऐसे दिमाग में अपने इमेजिन करना है कि अगर मैं इस ब्लॉक को मूव कराऊंगा तो क्या मैं आसानी से करा पाऊंगा? अगर आंसर यस आता है तो वो सीरीज में है। सीरीज में। और उसी ब्लॉक के बारे में सोचना, अगर मैं उस ब्लॉक को मूव कराना चाहता हूं, अगर मुझे उसे मूव कराने में मुश्किल हो रही है, स्प्रिंग्स परेशान कर रही हैं, उसे मूव करने नहीं दे रही हैं, तो याद रखना वो किस में चला गया? पैरेलल। पैरेलल में। क्योंकि पैरेलल में सिस्टम ज्यादा टाइट हो जाएगी, सिस्टम ज्यादा स्टिफ होगी। क्या मेरी बात अच्छे से समझी? Yes। तो पैरेलल का सबसे पहला कंक्लूजन क्या निकलेगा? K का वैल्यू क्या होगा? Increase। इंक्रीज होगा। लॉजिकली कैसे समझोगे कि ये पैरेलल में है? SHM hard। SHM हार्ड होगा ऐसे बोलो, या फिर ब्लॉक का मूवमेंट में ज्यादा रुकावट आती हुई नजर आएगी।
ब्लॉक का मूवमेंट इजीली नहीं होगा, सिस्टम स्टिफ नजर आएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। इमेजिन करना कि मेरे पास सिर्फ एक सिंगल ब्लॉक है, ठीक है। अब मैंने यहां से भी स्प्रिंग लगा दी और यहां से भी स्प्रिंग लगा दी, ठीक है। अब बताओ मुझे कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में, पैरेलल। पैरेलल में। या ऐसे पहले इमेजिन कर लो कि ये पहली स्प्रिंग है, ठीक है, दूसरी स्प्रिंग है, और फिर मैंने वही ब्लॉक लगा दिया सीरीज में। ये K1 ये K2 ये K1 ये K2। अब बताओ मुझे, अब दिखने में तो सेम ही लग रहा है, एक ब्लॉक दो स्प्रिंग एक लाइन में लगे, लेकिन देखना ये एक सीरीज में है एक पैरेलल में है। ये ऊपर वाली कैसी है? पैरेलल। पैरेलल है। नीचे वाली कैसी है? सीरीज। इसको तुमने पैरेलल क्यों बोला? मुश्किल होती ना उसमें। हाँ, क्योंकि तुम इस ब्लॉक को जरा सा भी धक्का लगाओगे तो दोनों तरफ से स्प्रिंग रोकेगी। देखो, अगर इस ब्लॉक को मैं राइट में खींचता हूं तो जो लेफ्ट वाली स्प्रिंग है ना वो एलोंगेट नहीं होना चाहिए, और जो राइट वाली स्प्रिंग है वो कंप्रेस नहीं होना चाहिए। वो स्प्रिंग इसको इधर ढकेलेगी, ये स्प्रिंग इसको इधर खींचेगी, मतलब वो अपनी मूवमेंट जरा तकलीफ वाली होगी। यस तो तकलीफ वाली मूवमेंट हो गई, टफ गया, तो समझ लो कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल। हाँ, क्योंकि पैरेलल में तो K बढ़ता है ना। ये एक लॉजिकल तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ये ऐसे किताबों में लिखा हुआ नहीं है, समझ रही ना बात? यस इतनी लॉजिक आ जाती है अपने को, देख के समझ में आता है सीरीज में के पैरेलल में। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन, मतलब प्रॉब्लम नजर आया, मूवमेंट आसान नहीं नजर आए, तो समझ जाओगे पैरेलल है। और जहां इजी मूवमेंट हो गया, सिस्टम लूज पड़ गई है, इजीली मूव कर रहे हैं, जैसे ये वाली सिस्टम खींचो तो दोनों स्प्रिंग क्या करेंगे? कुछ नहीं, ठीक है चलो भाई जाने दो, ज्यादा लेंथ ऑफ द स्प्रिंग मिल गई है तो ज्यादा एलोंगेशन हो जाएगा। यस तो ये कॉम्बिनेशन कैसा हो गया? सीरीज हो गया। तो लेट मी जस्ट पुट अप हियर S एंड हियर SP। अब चूंकि K वैल्यू इंक्रीज होता है तो पैरेलल की K वैल्यू हम लोग ऐसे लिखते हैं, K1 + K2। आई बच्चों बात समझ में? यस सर। पैरेलल की जो K वैल्यू है ना हम लोग ऐसे लिखेंगे, K1 + K2। दिमाग में बिठाना बात ही अच्छे से। Is it okay with this? यस तीसरी चीज इसमें, अगर मैं टाइम पीरियड लिखना चाहता हूं, नेक्स्ट चीज जो भी है, अगर मैं टाइम पीरियड लिखना चाहता हूं तो टाइम पीरियड किसी पैरेलली कनेक्टेड स्प्रिंग सिस्टम के लिए मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, M/Kp। KP। जो भी पैरेलल वैल्यू वहां पे इंक्लूड हो रही है, दैट आई हैव टू हैंडल, एंड अकॉर्डिंगली आई जस्ट हैव टू मेंशन द टाइम पीरियड अकॉर्डिंगली। अब एक वैसा ही क्वेश्चन मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट करता हूं जैसा मैंने यहाँ आपके सामने रखा, ठीक है, सेम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। ये मेरे पास दो स्प्रिंग्स है बेटा, एक ये वाली स्प्रिंग है, इस पर एक मास लगा है M, इसका फोर्स कांस्टेंट है K, और इसका करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड है T1। एक दूसरी स्प्रिंग है, इसका फोर्स कांस्टेंट है K2, मास लगा है M2, और इसका टाइम पीरियड है T2। लेकिन मैंने अब क्या कर दिया, इन दोनों स्प्रिंग्स को जो है ना मैंने एक साथ कंबाइन कर लिया, और इनफैक्ट उसी मास को मैंने यहाँ लगा दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि भाई इस टाइम पीरियड को मैं कैसे लिखूं? तो मैं एग्जैक्टली वही प्रोसीजर अडॉप्ट करूंगा। सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे इसके टाइम पीरियड को मेंशन करता हूँ, बोलो तो क्या लिखूं मैं? 2π√m/K1। लेट मी राइट T2 कैसे लिखूंगा मैं, तेजी से बताओ, करेक्ट है ना? यस टेल मी हाउ शुड आई राइट K1? 4π² M। वेरी गुड, 4π² डिवाइडेड बाय, सॉरी 4π² M डिवाइडेड बाय T1 का स्क्वायर। K2 कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे? 4π² M डिवाइडेड बाय T2²। उसी अंदाज से अगर मैंने यहाँ पे पैरेलल का टाइम पीरियड लिखा तो मैं ये लिखूंगा ना, करेक्ट है? यस और जरूरत पड़ी तो मैं ऐसे लिखूंगा, करेक्ट जा रहा हूँ? यस सर। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, बताएं कि मैं KP कैसे लिखने वाला हूँ? K1 + K1 + K2। क्योंकि पैरेलल में तो बढ़ जाता है, पैरेलल में इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट ज्यादा हो जाता है, तो K1 + K2 लिखना पड़ेगा। अब KP की जगह उसकी वैल्यू मेंशन करें, 4π² M डिवाइडेड बाय TP का स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² M डिवाइडेड बाय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो T1 का स्क्वायर प्लस 4π² M डिवाइडेड बाय T2 का स्क्वायर। क्या कहते हो बेटा, सही है? यस यस सर। क्या मुझे सिंपली यहाँ से ये फैक्टर कॉमन कैंसिल कर लेना चाहिए? यस तो बचा क्या?
1 upon TP. 1 by टीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन T1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन T2 का स्क्वायर। लेट मी सॉल्व दिस इक्वेशन वंस अगेन। क्या मुझे 1 अपॉन टीपी के स्क्वायर को अब ऐसे देखना चाहिए? T1 square T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, नहीं T1 स्क्वायर plus T2 गलत square. हो गया, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। लेट मी राइट इट, मैं थोड़ा सा तेज कर रहा हूं इसको। T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर। सही जा रहे हैं? yes तो टीपी का स्क्वायर क्या हुआ? T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1 का स्क्वायर plus प्लस T2 का स्क्वायर। करेक्ट है। तो फाइनली टीपी क्या हुआ? T1 T2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर। सही किया? Yes, sir. देखो इसका स्क्वायर रूट हटेगा तो इसका भी, सॉरी इसका स्क्वायर हटेगा तो इसका भी हटेगा, इसका भी हटेगा, लेकिन इन दोनों का नहीं हट सकता। प्लस में प्लस में है, बीच में बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आया तो घूंसे मारना पड़ेगा तुमको फिर। क्लियर है पॉइंट? yes yes sir. तो अगर मेरे पास दो स्प्रिंग्स हैं जिनके ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड टाइम पीरियड्स T1 T2 हैं, इन दोनों को अगर मैंने उसी तरीके के मास से कंबाइन कर दिया पैरेलल अरेंजमेंट में, तो नया टाइम पीरियड ऐसा होगा। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जामिनेशन में, इन्हें कर लेना चाहिए, अच्छे से हमें याद रखना चाहिए। तो ये थर्ड पॉइंट था हमारा, जिसमें हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि स्प्रिंग्स को पैरेलली अगर कनेक्ट किया जाता है तो फिर क्या होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके सामने ये रख रहा हूं कि अगर हमने स्प्रिंग को कट किया, इफ द स्प्रिंग इज कट, तो उससे स्प्रिंग की लेंथ कम हो जाती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। इमेजिन करते हैं कि मेरे पास ये एक ऐसी लंबी चौड़ी स्प्रिंग है जिसकी लेंथ है L और फोर्स कांस्टेंट है K। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? yes आप सोचते हैं बेटा मैंने इस स्प्रिंग को दो अनइक्वल पार्ट में कट कर दिया, कटा बीच में से, एक स्प्रिंग तो बस इतनी सी हो गई, लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस, और जो दूसरी वाली स्प्रिंग थी वो थोड़ी सी लंबी हो गई। ये जो छोटी वाली स्प्रिंग है इसका लेंथ L1 हो गया और बड़ी वाली जो है इसका L2 हो गया। ये वाली L1 और ये वाली L2, बराबर? yes sir. अब मुझे एक बात बताओ, स्टिफनेस फोर्स कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा? L1 का ज्यादा होगा या L2 का ज्यादा होगा? L1 L1 का L1 का। शाबाश, क्योंकि जो स्प्रिंग का लेंथ कम होता है उसका stiffness उसका फोर्स ज्यादा। कांस्टेंट ज्यादा होता है, उसको खींचना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि एक लंबी स्प्रिंग अगर आपके पास है आप आसानी से खींचोगे, छोटी स्प्रिंग है नहीं, खींचे नहीं जाएगी। और ये बिल्कुल स्टार्ट में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि लेंथ ऑफ द स्प्रिंग और फोर्स कांस्टेंट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या कहते हो? yes बिल्कुल बिगिनिंग के लेक्चर्स में मैं इस पे बात कर चुका हूं, इतनी बात तो आप सबको मैं बता चुका हूं, नया नया नहीं है कि फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग का कांस्टेंट और उसकी लेंथ जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी लंबी स्प्रिंग उतना फोर्स कांस्टेंट कम। तो कट करने से फंडामेंटली एक बात ये पता चली, कट करने से फंडामेंटली बात एक पता चली कि नए फोर्स कांस्टेंट्स आ जाएंगे। क्या कहते हो बेटा? दूसरी एक फंडामेंटल बात यहां पे पता चली, K1 is greater K than ऑफ छोटी स्प्रिंग ज्यादा होगा K ऑफ बड़ी स्प्रिंग। क्या कहते हो? छोटी वाली स्प्रिंग का K ज्यादा होगा, बड़ी वाली स्प्रिंग का K कम होगा। इज दैट वेरी क्लियर? yes ठीक है ना, अच्छे से समझना बात को। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको एवेल्युएट कैसे करें, इसे निकालें कैसे कि भाई इसका K कितना है और इसका K कितना है। हाउ डू वी इवेल्युएट इट? मैं इसको एक एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगा, बट मैं आपके सामने इसका एक रूल रखना चाहता हूं। इसका एक सिंपल सा रूल मैं आपके सामने रखता हूं, और वो रूल कहता है कि लेंथ ऑफ स्प्रिंग और फोर्स कांस्टेंट, इन दोनों का जब हमने मल्टीप्लिकेशन करा ना तो ये कैसा निकलेगा? constant। constant कांस्टेंट निकलेगा।
इसका सीधा सीधा कंक्लूजन बेटा ये ड्रॉ किया जाएगा कि K इंटू एल इज इक्वल टू K1 इंटू L1 इज इक्वल टू K2 इंटू L2, क्योंकि K इंटू एल जिस किसी के लिए करोगे वो एक ही कांस्टेंट डेवलप करेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छे से पक्का? यस सर। जिस किसी स्प्रिंग के K1 और L1 को K2 और L2 को K और L को मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक ही तरीके के कांस्टेंट को डेवलप करेगा। मतलब K1 L1 को मल्टीप्लाई करना जो रिजल्ट देगा वही रिजल्ट K2 L2 को मल्टीप्लाई करना देगा और वही रिजल्ट मुझे K और L के मल्टीप्लीकेशन के बाद मिलेगा। आर थिंग्स क्लियर? यस। अब मैं इसे और एक एग्जाम्पल से बेटा आपके सामने रखता हूं ताकि आप इसके की पॉइंट को समझ लें कि हम इससे के वैल्यू कैसे निकालते हैं, K1 K2 की वैल्यूज कैसे निकालते हैं। सोचते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये मेरे पास एक स्प्रिंग है ऐसी। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको समझा रहा हूं और बड़ी आसानी से ध्यान से सुनिए। लेंथ L और फोर्स कांस्टेंट K। मैंने इस स्प्रिंग को दो पार्ट में कट किया। एक पार्ट की लेंथ थी L/3, समझे नहीं समझे? ठीक है। दूसरे पार्ट की लेंथ आई 2L/3, करेक्ट है? यस। क्योंकि L/3 और 2L/3 को जोड़ दूंगा तो L ही बनेगा। तो सिंपल बात ये कि एक स्प्रिंग तो आई अब L/3 की, लेट से कि इसका K1 है। दूसरी स्प्रिंग आई 2L/3 की और लेट से कि इसकी वैल्यू K2 है। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि मुझे K1 K2 की वैल्यू बताएं आप। सोचिए, मुझे K1 K2 की वैल्यू बताएं आप। आपने ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं सोचना, आपने बस ये फॉर्मूला अच्छे से अपने जहन में बिठाना है। इस फॉर्मूले से आपने काम करना है। ये गोल्डन रूल बोल दूं मैं इसको। चलिए करते हैं। यहां मैं क्या लिखूंगा पता है? K/L। L1 इज इक्वल टू KL। K1 L1, L1 मतलब ये। अब जरा सोचिए मुझे क्या लिखना चाहिए। K1 L1 का मतलब क्या हो गया? L/3 इंटू KL। सॉल्व करने पे मुझे मिला 3K। क्या कहते हो? यस। सर। यहां मुझे पता है क्या लिखना है। K2 L2 इज इक्वल टू KL। अगर मैं KL नहीं लिखना चाहता और K1 L1 लिखना चाहता हूं तो भी चलेगा। समझिए बात को। K1 L1 लिखूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि K1 L1 की बराबरी मैं KL से कर सकता हूं और K2 L2 की बराबरी भी मैं KL से कर सकता हूं और K2 L2 की बराबरी भी मैं K1 L1 से कर सकता हूं। नहीं आई बात समझ में? यस सर। सबको? यस सर। क्योंकि K और L इस फैक्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, चाहे पूरी स्प्रिंग के लिए करूं, चाहे पहले पार्ट के लिए करूं, चाहे दूसरे पार्ट के लिए करूं, चाहे किसी भी पार्ट के लिए करूं, आंसर तो वही निकलेगा, कांस्टेंट। बहरहाल मैंने यहाँ KL को इक्वेट कर दिया। अब मुझे बताइए मैं L2 क्या लिखूं? 12/3। 12/3 इज इक्वल टू KL। LL मर गया। बताएं K2 का आंसर क्या आया? 3K/2। 3K/2 ऐसे आएगा। अब एक अपना होशियार बच्चा कंफ्यूज होता, वो बोलता सर K1 K2 जोड़े बाद K आना। आ रहा क्या? देखो नहीं आता, नहीं आता, आताश नहीं, उसका सवाल ही नहीं है। उसका कोई लेना देना नहीं है। आप उसका कोई लेना देना नहीं है कि K1 K2 को ऐड करके तुमको K ऑब्टेन्ड हो। यहां ऐसी इक्वेशन वैलिड नहीं है। हाँ ये जरूर है कि तुम L1 L2 को ऐड करोगे तो L आएगा। फिजिकल फॉर्म ऑफ लेंथ है ना भाई, दोनों टुकड़ों को जोड़ोगे तो टोटल लेंथ तो बनेगी। तो इसका ये मतलब मत निकाल लो कि जैसे लेंथ को बराबर कर रहे हैं L के साथ वैसे ही K1 K2 को ऐड करेंगे तो K आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, इट्स इम्पॉसिबल। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ये रूल याद रखिए। तो किसी भी अरेंजमेंट में अगर हमें ऐसे स्प्रिंग के ब्रोकन पार्ट्स या कट किए गए पार्ट्स के बारे में कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है तो हम ऐसे निकालेंगे। याद रखना है इस बात को अच्छे से। क्लियर हुई पॉइंट? यस सर। यस।
अब उसमें n पार्ट वाले भी कैलकुलेशन आ जाते हैं। ठीक है, मैंने एक स्प्रिंग थी जिसकी लेंथ l थी, मैंने उसको कट किया L1 L2 L3 ऐसे ऐसे, और L1 और L2 के रिलेशन कुछ है, तो मैं अननेसेसरीली उसको और ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स में कंफ्यूज नहीं करना चाहता। नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटली इतनी बात याद रखोगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त मैं एडिशनल चीजों को आपके सामने जोड़ दूंगा। इज इट ओके विद दिस? Yes, Yes. sir. तो एट द बिगिनिंग, इनिशियल स्टेज में हमें स्प्रिंग के बारे में इतनी चीजें याद रखनी है जो मैंने अभी आपको बताई एट द बिगिनिंग। ठीक है, इट्स वेरी बिगिनिंग। अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। अगर आप अपने मॉड्यूल में देखें तो कितने क्वेश्चन दिए मैंने? 31। टोटल 31 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई हैव गिवन टू यू। इन क्वेश्चंस को एक एक करते करते सॉल्व करते 2 लेक्चर्स में तकरीबन लूंगा। 15 ऐसे 2 सेट में मैं न्यूमेरिकल्स आपके सामने रखूंगा, या जरूरत पड़ी तो 3 लेक्चर ले लूंगा अगर आपको न्यूमेरिकल समझने में कुछ दिक्कत हो रही है तो हर एक मामला जो स्प्रिंग मास सिस्टम का है, जो प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछा गया है, जो भी उसकी वैल्यूएशंस हो सकती हैं, वो सारी एक एक करके आपके सामने आएंगी। फिलहाल इस लेक्चर को जस्ट कनेक्ट करने के लिए, आगे न्यूमेरिकल्स के साथ जुड़े रहने के लिए मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। ठीक, इस क्वेश्चन में हमें 4 अलग अलग सिस्टम्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक, क्लियर है? Yes, sir. पहली सिस्टम बेटा अगर आप देखते हो ध्यान से तो ये स्प्रिंग्स को कैसे कनेक्ट किया है? Series. सीरीज में। जब हम स्प्रिंग्स को Series. सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो KS कुछ ऐसे आएगा, 1 by K1 plus 1 by K2. 1 by K1 plus 1 by K2। एक हल्का सा सॉल्यूशन अगर मैं आगे बढ़ाता हूं यहाँ पे, तो ये 1 by K plus 1 by K, यानी कि 2 by K। K by 2. इन्वर्स करने के बाद मुझे मिलेगा K by 2। करेक्ट है? Hmm. अगर मैं सिस्टम का टाइम पीरियड लिखना चाहता हूं तो आंसर आएगा 2 पाई अंडर रूट में M K इफेक्टिव, और इस बार वो इफेक्टिव वैल्यू सीरीज की है, याद रखना। Yes. तो बताएं आंसर। 2 pi पाई under अंडर रूट में 2 M by डिवाइडेड बाय K बाय 2 गया ऊपर। ऊपर. ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? Yes, Yes. sir. सेकंड क्वेश्चन देखें। Parallel. सेकंड क्वेश्चन में दोनों स्प्रिंग्स पैरेलल में जुड़े हैं। K1 plus K1 plus K2. वेरी गुड। एक 2 का K. वैल्यू तो K है, दूसरे का वैल्यू 2K 2K. है, जैसे कि गिवन है, मैं अपनी मर्जी से 2K. नहीं लिख रहा हूं। देयरफॉर पैरेलल वैल्यू हो गई 3K। जब मैं यहाँ पे टाइम पीरियड को क्लेम करूंगा तो आंसर आएगा 2 पाई अंडर रूट में M बाई K इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब कौन? KP. Parallel. फिलहाल के केस में पैरेलल। तो फाइनल आंसर काफी सिंपल है, 2 पाई अंडर रूट में M डिवाइडेड बाय 3K. तो ये हो गया इसका टाइम पीरियड रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ काम करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अब एक साथ 3 स्प्रिंग दे दिए, मुझे बताओ कि ये 2 स्प्रिंग कैसे जुड़े हुए हैं? Parallel. Parallel. पैरेलल। तो इन दोनों का वैल्यू क्या होगा? 2K. 2K. 2K हो जाएगा, शाबाश। फिर इन दोनों के बदले जो मैं एक सिंगल स्प्रिंग इमेजिन करूंगा जिसकी वैल्यू 2K है, वो और ये नीचे की, ये दोनों कैसे जुड़े हैं? Series में. सीरीज। तो क्या आंसर लिखते वक्त मुझे ऐसे लिखना चाहिए? 1/K इफेक्टिव इज 1 by इक्वल टू 2K plus 1/2K प्लस 1/K। ध्यान दिया आपने? Yes, sir. 1/2K प्लस 1/K कैसे आया भाई? Parallel plus series. ये 2K तो पहले तो पैरेलल से आ गया था। इन दोनों की कंबाइन वैल्यू 2K, वो और ये दोनों कैसे जुड़े होंगे? Series में. इसलिए ये फॉर्मूला लगा। Yes. समझा सबको? Series. 1/K इफेक्टिव Yes. विल नाउ बिकम इक्वल टू, बोले, K plus 2K 3 divided by 3K by 2K square. 2K square. K effective is equal to 3K divided by 2K square. 3 by 2K. K effective is equal to 3 by 2K by 3. गौर करें क्या किया मैंने? Yes, sir. Yes. पहले तो K की एक पावर काट दी,
काटने के बाद उसे इनवर्स किया, क्योंकि यहाँ जो मैंने निकाल रहा हूँ वो 1/k इफेक्टिव है, मुझे चाहिए k इफेक्टिव, तो आंसर आ गया 2k/3। अब जल्दी से बताएं भाई इसका टाइम पीरियड कैसे लिखें। 2 pi under root पाई अंडर रूट में m डिवाइडेड बाय k इफेक्टिव, 2k by 3 बाई 3 मतलब 3 का ऊपर के नीचे ऊपर ऊपर, तो ये आ गया इसका रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड। अब एक लास्ट क्वेश्चन ये वाला बच गया, अभी बताओ इसका टाइम पीरियड क्या है। 2 pi under root m by 2k पहले तो ये बताएं जुड़े कैसे हैं, सीरीज में है कि पैरेलल में? पैरेलल। पैरेलल में। आपने कैसे पता किया कि ये पैरेलल में? मुश्किल होती है। हाँ, यहाँ पे कोई रिटन ऐसा रूल नहीं है कि ये देखो तो पता, ये थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। जहां मुश्किल हो रही है, ब्लॉक के मूवमेंट में ज्यादा अपोजिशन होता नजर आया, ब्लॉक का मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है कि जैसे स्प्रिंग मानो उसे बहुत ज्यादा स्टिफली रोक रही है, बहुत ज्यादा हार्ड बन रही है स्प्रिंग्स, ब्लॉक को हिलने नहीं दे रही है स्प्रिंग्स, तो याद रखना वो पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो के पैरेलल यहाँ पे फिलहाल के केस में क्या हो जाएगा? 2k k1 + k2 यानी कि k + k2 के। टाइम पीरियड क्या हो गया? 2 पाई अंडर रूट में m डिवाइडेड बाय 2k। इज इट ओके विद दिस? यस सर। ओके, तो आज के लेक्चर में ये इंट्रोडक्टरी बातें मैंने आपको बताई, मैं समझता हूँ इतना काफी है। अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे मैंने बताया 31 क्वेश्चंस हैं और बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन हैं, वी मे टेक 2 और 3 लेक्चर्स डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट, और धीरे धीरे करके हम इन चीजों को फिर खत्म करेंगे इंशाल्लाह।